तो सेमीकंडक्टर क्या क्या हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। सेमीकंडक्टर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है। सबसे पहले क्या डिस्कस किए थे, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं और इसका 3-4 बेसिस लिए थे। पहला लिए थे कि भाई इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत, बोलो ना जी, रेजिस्टिविटी बहुत किसके कंपैरिजन में, कंडक्टर के कंपैरिजन, और इंसुलेटर के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी कम होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो बहुत कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। और एक और थ्योरी पढ़े थे हम लोग, वैलेंस बैंड थ्योरी। वैलेंस बैंड वो कहता है कि हर मॉलिक्यूल में, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स 2 लेवल पे होता है। एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, और वो जब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाए, डिटैच हो जाए, तो जिस सेल में चला जाता है उसे बोलते हैं वैलेंस कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे होता है, और वहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को तब कंडक्ट करता है जब वो कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड। तो 2 तरह का बैंड होता है, एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है जो कि लोअर एनर्जी लेवल का होता है, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का एनर्जी और वैलेंस बैंड का एनर्जी का बीच का जो गैप होता है उसको ईजी बोलते हैं, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। तो इन केस ऑफ कंडक्टर ये जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है, ये दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, इसलिए इजीली कंडक्ट करता है। इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, जबकि कंडक्टर में ये एनर्जी गैप कम होता है। और कितना कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके यहां चले जाएंगे। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा एनर्जी देने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और एनर्जी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हम लोग पढ़े थे, इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी, वीबीटी। ये ध्यान में आ रहा है सब लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है। सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर है, जो एलिमेंटल फॉर्म में सेमीकंडक्टर है। जैसे आपका एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ग्रुप 14 वाले इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 वाले एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, ग्रुप 14 वाले एलिमेंट। लेकिन इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर केस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर केस में, इनका कंडक्टिविटी बहुत क्या होता है, लो होता है। इनका कंडक्टिविटी क्या होता है, बहुत लो होता है, लो कंडक्टिविटी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ इंप्योरिटीज मिलाते हैं, इसको डोपिंग कहते हैं, और इंप्योरिटीज मिला करके इंप्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं। इंप्योर, उसी का क्या नाम है, एक्सट्रिंसिक, या उसी को बोलते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। और ये कैसे बनता है, तो 2 तरह से बन सकता है। एक बनता है कि ग्रुप 14 में इज डोप्ड विद ग्रुप 13। तो आप जानते हैं ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोलो जी, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह। तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और ग्रुप 14 में है 4। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक जगह इसका क्या रहता है, खाली रहता है। तो बहुत सारे होल्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे क्या क्रिएट होते हैं, होल्स। होल्स मतलब वैकेंट स्पेस, इसको ऐसे दिखाते हैं, और इसे हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो
पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब ग्रुप 14 को डोप करे किसके साथ? ग्रुप 13 के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा ग्रुप 13 का, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, और ग्रुप 13 के बहुत सारे जगह क्या रहेंगे? खाली रहेंगे, वहां होल्स रहेंगे। दूसरा बनता है जब आप ग्रुप 14 को डोप कर दें, ग्रुप 14 इज डोप्ड विथ ग्रुप 15। आप जानते हैं ग्रुप 15 में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह वगैरह। तो उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 4 तो ग्रुप 14 वाले के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, 4 तो ग्रुप 14 वाले के साथ क्या बना लिया? एक एक इलेक्ट्रॉन सबका क्या रहेगा? फ्री रहेगा। 5 होते हैं ना इसके पास, बोलो ना जी। ग्रुप 15 वाले के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और एक क्या रहा? खाली रहा। तो वो कंडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीएन जंक्शन बनता है। पीएन जंक्शन बनता है पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से। और इस पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन के दौरान 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में बहुत डिटेल में पिछले क्लास में चर्चा किए थे। एक प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन और दूसरा प्रोसेस होता है ड्रिफ्टिंग। क्या होता था? याद लाते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, मतलब यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन डिफरेंस है, इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करते हैं, बाहर बाहर नहीं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ये डिफ्यूजन खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाते हैं। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन आ गए थे वो इलेक्ट्रॉन भी वापस जाना शुरू कर देते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्टिंग। बहुत डिटेल में इसको पिछले क्लास में समझाए थे, एक एक स्टेप इसका, और इसके डेफिनेशंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्टिंग क्या होता है, बोर्ड में सब्जेक्टिव में ये 3 नंबर का सवाल खूब आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। वो पूरा राइट अप हमने लिखवाया था आपसे। तो खैर पीएन जंक्शन में 2 प्रोसेस का नाम याद रखना है आपको, डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग। शुरुआत में डिफ्यूजन होता है, बाद में ड्रिफ्टिंग होता है, दोनों ऑपोजिट होता है एक दूसरे के। तो जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पीएन जंक्शन। इसी को हम लोग डायोड भी कहते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड और इसको बोलते हैं नेगेटिव साइड, पी साइड और एन साइड। इसी को क्या बोलते हैं? डायोड। और एक टर्म और डिस्कस किए थे डायोड का, बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी अप्लाई करना। बाइसिंग का मतलब क्या होता है? बैटरी अप्लाई करना, इसके क्रॉस वोल्टेज लगा देना। तो 2 तरह का बाइसिंग होता है। पहला होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। पहला क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है? अगर ये डायोड है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तब ये डायोड करंट को कंडक्ट करता है। तब यहां से पॉजिटिव से करंट निकलता है और इस डायोड के थ्रू करंट कंडक्ट करता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड कंडक्ट्स। डायोड क्या करता है? कंडक्शन करता है करंट का। दूसरा बताए थे रिवर्स बाइसिंग। दूसरा क्या बताए थे? रिवर्स बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? हम लोग डायोड लेते हैं, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में करंट फ्लो नहीं करता है, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से कोई करंट नहीं निकलता है, डायोड कंडक्ट नहीं करता है। डायोड डज नॉट कंडक्ट। और इस बात को अगर ग्राफिकली दिखाएं, इसका करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखाएं, करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखाएं,
वाले ग्राफ के लिए वोल्टेज को पॉजिटिव कहेंगे इस वाले केस के लिए, और इस वाले केस के लिए वोल्टेज को निगेटिव कहेंगे। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो उसमें एक ऐसा ग्राफ होता है, करंट बढ़ता है और कर्व के अनुसार बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। डायोड्स आर नॉन ओमिक कंडक्टर। और रिवर्स बायसिंग में करंट क्या होता है? जीरो। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग करंट को, लेकिन हम लोग थोड़ा सा करंट दिखाते हैं, एकदम बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो करता है। ध्यान रहे, इधर वाला करंट मिली एम्पियर में है, लेकिन इधर वाला करंट किस में है? माइक्रो एम्पियर में। बहुत थोड़ा सा करंट दिखता है क्योंकि ड्रिफ्टिंग डिफ्यूजन हो रहा था ना, इसकी वजह से बहुत थोड़ा सा करंट माइक्रो एम्पियर में दिखता है। ये लगभग क्या है? टेंडिंग टू जीरो। ये यहां ना बना के हम थोड़ा सा नीचे क्यों दिखा बनाया है? समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत छोटा करंट माइक्रो एम्पियर में दिखता है और वो लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप वोल्टेज बढ़ाते जाइए, चेंज करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे तब इस डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगेगा और तब उसमें करंट बहुत रैपिडली बढ़ जाएगा। इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज, VBR, ब्रेकडाउन वोल्टेज। VBR क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। भाई कोई भी इंसुलेटर के क्रॉस अगर बहुत ज्यादा फील्ड लगा दोगे, वोल्टेज लगाना मतलब फील्ड लगाना, तो उसका जो कंडक्शन सेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंडक्शन नहीं, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और कंडक्ट करने लगेंगे। तो किसी भी मटेरियल में, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पता है ना, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक किसके साथ बिहेव करने लगेगा? कंडक्टर के साथ। किसके साथ बिहेव करने लगेगा? इसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो इस रिवर्स बायसिंग में अगर डायोड के क्रॉस भी आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो फिर ये डायोड कंडक्टर ऐसा बिहेव कर देगा, फिर ये सेमी कंडक्टर नहीं रहेगा और फिर इसमें बहुत रैपिडली करंट इंक्रीज करता है। ठीक, इसको हम लोग डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, आईवी ग्राफ। तो क्या बोलते हैं? आईवी कैरेक्टरिस्टिक। इधर वाला ग्राफ कौन से वाले रीजन के लिए है? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। इधर वाला रिवर्स बायसिंग। इतना हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। पहले इसको सब लोग रिकॉल कर लीजिए एक बार, फिर आज यहां से आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना है कुछ डायोड का एप्लीकेशन। जो डायोड हम लोग पढ़े ना, तो डायोड के बारे में हमें दो बात याद रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट। और रिवर्स बायसिंग में एक ऐसा वोल्टेज होता है जिस पर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? कंडक्टर हो जाता है। तो पहला एप्लीकेशन जो डायोड का आपको पढ़ना है वो आपके पेज नंबर 483 पर है और उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? तो हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज रेक्टिफायर। तो पहला हम लोग क्या पढ़ना है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर रेक्टिफायर पहले क्या होता है समझ ले। आप जानते हैं कि आपके पास जो एसी इनपुट होता है, आपके घर में यहाँ पे जो आया है वो कैसा लाइन आता है? एसी। लेकिन आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, मोबाइल तो डीसी पे काम करता है, तो आपके घर में क्या आया है? एसी। और आपके मोबाइल को क्या चाहिए? डीसी। तो एसी में क्या होता है? तो इनपुट एसी जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं उसका वोल्टेज और टाइम का ग्राफ बनाऊं या करंट और टाइम का, तो ऐसा ग्राफ मिलता है ना? कुछ समय के लिए पॉजिटिव होता है, कुछ समय के लिए फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन नेगेटिव। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि वोल्टेज या करंट को यूनी डायरेक्शनल बनाता है। एसी अपना वैल्यू और डायरेक्शन दोनों क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। कुछ देर तक पॉजिटिव है, कुछ देर तक फिर पॉजिटिव फिर। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो इसको क्या करता है? यूनी डायरेक्शनल बनाता है। क्या क्या बनाता है? तो रेक्टिफायर दो तरह का होता है। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है। इसमें कितना डायोड होता है?
एक ही डायोड होता है, सिंगल डायोड होता है। तो वो एक डायोड जो है, मान लो ये पॉजिटिव के लिए वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, बोलो। तो अगर इसके लिए फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वोल्टेज आपको मिलेगा आउटपुट। लेकिन अगर इसके लिए फॉरवर्ड बायस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो क्या आपको करंट मिलेगा? तो इस दौरान कोई करंट नहीं मिलेगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, फिर से आपको करंट मिलेगा। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा? तो हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या होता है? FWR। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग दो डायोड लगाते हैं। कितने डायोड लगाते हैं? दो डायोड। दो डायोड को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि मान लो इस केस में पहला डायोड, अगर उसका नाम D1 कहें, D1 फॉरवर्ड बायस्ड है। D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? सेकंड केस में जब D1 रिवर्स बायस्ड होगा तब D2 दूसरा जो डायोड है वो क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस्ड हो जाए, तो फिर से करंट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? फिर थर्ड केस में, मतलब इस वाले केस में वापस से कौन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा? D1। तो दो डायोड है, तो इस वाले केस में पहले वाला डायोड से करंट मिल जाएगा, इस वाले केस में दूसरा वाला डायोड से। तो अब क्या होगा? आपको आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिलेगा। पहले केस में भी फॉरवर्ड बायस वाले से D1 से मिला, D2 से मिला, D1 से मिला, D2 से मिला। ये D1 का है, ये D2 का है, ये D1 का है, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो रेक्टिफायर क्या होता है समझ गए? पक्का? तो डेफिनेशन लिखे रेक्टिफायर का, लिखिए। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, rectifier is a device that makes alternating current unidirectional। ठीक है, फुल स्टॉप। पैच चेंज करके लिखिए। It works on the principle that, किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो जानना चाह रहे हैं हम लोग। It works on the principle that, it works on the principle that when alternating voltage, इसको बोलते हैं alternating voltage, when alternating voltage is applied across a diode, when alternating voltage is applied across a diode, then the diode conducts current only for that half in which the diode is forward biased, in which the diode is forward biased। समझ गए? डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। क्या ये यहां जो बात समझाए और जो लिखवाए वो समझ में आ गया आप लोग को? रेक्टिफायर क्या होता है समझ गए? कितने तरह का होता है? दो तरह। अब इसका सर्किट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका सर्किट बनाना है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये देखिए इनपुट एसी है, अभी हम हाफ वेव रेक्टिफायर का दिखा रहे हैं। ये क्या है? इनपुट एसी। इस इनपुट एसी को हम लोग एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिए। ये क्या बना हुआ है? ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। और इसके साथ एक ही डायोड लगा हुआ है।
वर्किंग कर दिए हैं, मतलब ये 0 वोल्टेज मिलेगा, तो यहां आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V आउटपुट। तो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। तो क्या होगा देखिए, अब जरा समझिए, जब पॉजिटिव हाफ है तो मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे आया, इसमें इंड्यूस हुआ, फिर इसमें फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव हाफ में मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये डायोड कैसा बायस हो गया, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस का मतलब पॉजिटिव में करंट इन करे, नेगेटिव से करंट बाहर निकले, तो करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो करेगा, तो इस दोनों पॉइंट के क्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। बोलो ठीक है। लेकिन जब करंट नेगेटिव होगा तब इसमें ऐसे फ्लो करेगा, तो डायोड कैसा बायस हो जाएगा, तो कोई करंट आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। फिर इस केस में वापस ऐसे फ्लो करेगा तो करंट मिल जाएगा। तो ये कैसा वेव रेक्टिफायर कहते हैं, फुल वेव, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का अगर डायग्राम देखें तो उसमें 2 डायोड होता है। कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड। फिर से ये एसी इनपुट है, इनपुट एसी, और यहां ट्रांसफार्मर लगाया है, और ये जो ट्रांसफार्मर होता है बड़ा स्पेशल होता है, इसमें 3 वाला लाइन होता है इसमें। तो इसमें 2 ही लाइन है, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, 2 ही वायर इससे निकला है, इससे 3 वायर निकलता है, इसलिए इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें से 3 लाइन निकलता है, एक लाइन इसके बीच से भी निकलता है ऐसा। और ये जो बीच वाला लाइन होता है इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, अर्थ कर दिए, ये लाइन ऐसे पास किया, और यहां से भी एक लाइन ऐसे पास करता है। अब हम लोग एक डायोड इसमें यहां लगा देते हैं, और दूसरा डायोड इस वाले लाइन में लगा दिए। और इस लाइन के बीच आपको आउटपुट मिलेगा, यहां आपको क्या मिलेगा, V आउटपुट। ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा, जब पॉजिटिव साइकिल होगा तब मान लो इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो ये डायोड D1 कैसा बायस हो जाएगा, फॉरवर्ड। ये करंट ऐसे आएगा, ये D2 कैसा बायस हो जाएगा, तो पॉजिटिव हाफ के लिए ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट मिलेगा, ये कैसा बायस है, तो इसके इस डायोड से करंट नहीं मिलेगा। लेकिन देखो सर्किट में हम लोग आउटपुट वोल्टेज यहां से इसके बीच निकाल रहे हैं, तो ये तो करंट कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखो यहां पे ये करंट कंडक्ट कर रहा है, ये अलग सर्किट है एक पार्ट। बोलो। फिर सेकंड केस में जब करंट इसमें ऐसे घूमेगा तब ये D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, तो इस बार इसके थ्रू करंट पास कर जाएगा, इसके थ्रू पास, तो भी वोल्टेज मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 डायोड है तो एक फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरा क्या होता है, रिवर्स। जब ये फॉरवर्ड तब ये रिवर्स, जब ये रिवर्स ये फॉरवर्ड तो दूसरा होता है रिवर्स। तो एक फॉरवर्ड एक रिवर्स करके करंट निकाल लेते हैं। और इसमें एक ही डायोड है, तो जब ये फॉरवर्ड होता है तब करंट मिलता है, जब रिवर्स होता है तो करंट, इजी पीजी ज़ैपर इजी। समझ गए। अब आपका काम है कि रेक्टिफायर के बारे में भी जानना। अभी जो 12th क्लास में आपका स्टैंडर्ड है, आपका बस यही काम है कि ये होता ऐसा है बस। जब सेम चीज आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो लेवल बाय लेवल, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपको फिर से ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस बार फिर से पढ़ाया जाएगा कि ये जानना है, लेकिन थोड़ा सा इससे डेप्थ में। तो आपके 2 क्लासेस होंगे, एक होगा इसका थ्योरी का क्लास, थ्योरी वाले टीचर प्रोफेसर आएंगे, वो आपको ये समझा देंगे देखो ऐसा होता है, और फिर आप लैब में जाकर के ये बनाओगे, मदरबोर्ड पे वो पूरा बना करके ये एक्सपेरिमेंट करके देखोगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब में। फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में यही करना है, वो सबको करना होता है। फिर जैसे ही आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, पहला ईयर में तो डिपार्टमेंट नहीं मिलता, सेकंड ईयर में मिलता है आपको डिपार्टमेंट। तो जब आप डिपार्टमेंटल स्टडी करेंगे तो फिर आपको इसका पूरा डेप्थ में पढ़ना है, और यही पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो ऐसे ऐसे जो भी आज हम लोग पढ़ेंगे वही चीज आगे चल के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ना है। इसलिए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि आप जान लें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है। समझ गए। इसको नोट कर लीजिए। इसमें आगे समझने वाला पॉइंट ये है कि अभी तक रेक्टिफायर ने क्या किया है, ये जो एसी था
जो पहले अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा था, अब इस रेक्टिफायर ने इसको क्या कर दिया, इसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, खाली क्या बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है। लेकिन आपको तो डीसी चाहिए ना, क्या चाहिए, डीसी। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या करता है, उसको यूनि डायरेक्शनल बनाता है। तो अगर मुझे डीसी चाहिए तो इस रेक्टिफायर के साथ साथ एक चीज और लगाते हैं, उस चीज को बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं, तो लिखिए फिल्टर, FI, वही फिल्टर का स्पेलिंग वही है, FILTER, फिल्टर। फिल्टर क्या होता है लिखो, पहले आपके एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा सा पैसेज लिखा हुआ है इस बारे में, तो वो पैसेज लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, द रेक्टिफाइड वोल्टेज फ्रॉम रेक्टिफायर, the rectified voltage from rectifier is in the form of pulses, of the shape of half sinusoids, SINU, sinusoids, SOIDS। ये साइन का ग्राफ का आधा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ साइनोसॉइड्स। और ये पल्स है, पल्स मतलब वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट, फुल स्टॉप। दो इट इज यूनिडायरेक्शनल, यद्यपि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दो, THOUGH, दो इट इज यूनिडायरेक्शनल, it does not have a steady value, full stop। To get steady DC output, a capacitor is connected in parallel with the load। अच्छा, यहां जब हम वोल्टेज लिख रहे हैं ना, ये वाला, यहां जब हम वोल्टेज लिख रहे हैं तो ये वोल्टेज किसके क्रॉस, ये सर्किट तो नहीं कंप्लीट, यहां कुछ लगाए होंगे हम, तो जो रजिस्टर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोड रजिस्टर। तो आप चाहे तो ये यहां दिखा भी सकते हैं, लगा दो, वोल्टेज किसके क्रॉस निकालोगे, कोई रजिस्टर लगाओगे तब ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोड रजिस्टर, क्या बोलते हैं, लोड रजिस्टर। हाँ, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट, a capacitor is connected across the load in parallel, or an inductor is connected across the load in series, full stop। Full stop। Since these additional circuits appear to filter out the AC ripples, RIPPLES, and gives a pure DC voltage,
they are called filters. They are called filters. तो क्या होगा, फिल्टर क्या होता है? तो ये तो एसी इनपुट है, तो ये एसी इनपुट आप लगा दिए, एसी इनपुट किसके क्रॉस लगा दिए? फिल्टर के क्रॉस। अब हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या लगा दिया? फुल वेव रेक्टिफायर। सॉरी, किसके क्रॉस लगा दिए? ये रेक्टिफायर। ये जो पूरा है इसको हम बस यहां दिखा रहे हैं, और यहां क्या है? एक लोड लगा हुआ है, आरएल। ठीक, ये यही चीज है। अब अगर आपको डीसी चाहिए तो इस लोड के क्रॉस एक कैपेसिटर किसमें लगा दीजिए? पैरेलल में। अगर इंडक्टर लगाना है तो इस लोड के किसमें लगा दीजिए? सीरीज में। तो फिर क्या होगा? तो जो यहां से आउटपुट मिलेगा वो ऐसा दिखेगा। अगर उसका डायग्राम अपन बनाएंगे तो शुरू में तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर ये यहां के बाद कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या है? कैसा डायग्राम है? ये पूरा कांस्टेंट हो गया है। ये जो एसी रिपल्स था थोड़ा ज्यादा वाला था, वो क्या हो गया है? कम हो गया। ठीक, शुरुआत में लेकिन थोड़ा सा देर के लिए, बहुत छोटे से समय के लिए ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग होता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? एक कांस्टेंट वैल्यू गेन कर लेता है। कैसे गेन कर लेता है? अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म जानने में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक पॉइंट में बता दे रहा हूं। होता ये है कि जब आप इसके क्रॉस लगाए तो आपको पता है कि कैपेसिटर या इंडक्टर ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस है। क्या है? एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो वो एनर्जी को क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। जैसे ही वोल्टेज जब कम होगा तो ये वो एनर्जी से वोल्टेज प्रोवाइड करके आपको वोल्टेज क्या मेंटेन करके रखेंगे? कांस्टेंट, है ना? तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर या इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और इस सर्किट को क्या बोलते हैं? फिल्टर। तो अब फिल्टर से जो आउटपुट मिलेगा आपको ऐसा मिलेगा। ये क्या हो गया? ऑलमोस्ट क्या है? ये वोल्टेज कांस्टेंट। समझ गए? तो उसके नीचे ये डायग्राम और ये ग्राफ बना लीजिए। ये आउटपुट है फिल्टर का। तो रेक्टिफायर समझ गए आप लोग? फिल्टर समझ गए क्या होता है? पक्का? अगला हेडिंग डालिए, सोलर सेल। सोलर सेल क्या? सब लोग जानते तो होंगे थोड़ा बहुत। सोलर सेल क्या होता है? क्या जानते हैं सोलर सेल के बारे में बताइए। लाइट गिरता है तो वो उसमें बैटरी चार्ज हो जाता है, बैटरी बन जाता है ना? तो उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। उसमें एक पीएन जंक्शन होता है, एक डायोड होता है, पी टाइप और एन टाइप। जब लाइट फॉल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते हैं, जिसके वजह से क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सोलर सेल में क्या फॉल करता है? लाइट फॉल करता है, और उसके वजह से क्या क्रिएट होता है? वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक, इसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तीन डिवाइस हैं ऐसे, सोलर सेल, एलईडी और एक फोटो सेल। ठीक है, ये तीनों क्या है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें दो चीज यूज हो रहा है, ऑप्टिक्स, लाइट यूज हो रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट का फ्लो होना। तो सोलर सेल के बारे में लिख लीजिए दो तीन लाइन, ये सब लिखा हुआ है आपके बुक में। अ सोलर सेल is basically a PN junction which generates EMF when solar
when solar radiation falls on it. ठीक है, पैच चेंज करके लिखिए, द जनरेशन ऑफ ईएमएफ, द जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय अ सोलर सेल is due to following three processes. Following three processes. तो ये जो वोल्टेज जनरेट होता है तीन प्रोसेस होता है. पहला प्रोसेस लिखिए, हाइफन देखिए, पहला प्रोसेस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर ड्यू टू लाइट. पहला प्रोसेस क्या है? जनरेशन. किसका? इलेक्ट्रॉन होल पेयर का. और ये तभी जनरेट होगा जब h न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन, वो क्या हो? एनर्जी गैप से ज्यादा हो. एनर्जी गैप से ज्यादा हो. तो ये कंडीशन में लिख लीजिएगा, h न्यू. ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंटिंग फोटोन. जैसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. तो पहला प्रोसेस क्या होता है? जनरेशन. लाइट आया, उससे क्या जनरेट हुए? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है. दूसरा प्रोसेस होता है सेपरेशन. लिखिए, दूसरा प्रोसेस सेपरेशन. सेपरेशन ऑफ electron and holes due to electric field of depletion region. Depletion region क्या होता है? वो जब पीएन जंक्शन फॉर्म करता है तो बीच का जो रीजन होता है उसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन. सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन. फुल स्टॉप. उसी में आगे, इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड. इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? एन साइड जाते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स आर स्वेप्ट टू पी साइड. और आखिरी है कलेक्शन. थर्ड प्रोसेस क्या है? कलेक्शन. देखिए, the electrons reaching the n side are collected by the front contact. फ्रंट कॉन्टेक्ट मतलब जिस पर लाइट सामने से फॉल करता है ना. सोलर सेल देखे आप, सोलर पैनल, उसमें दो सरफेस होता है ना. एक सामने वाला रखते हैं जो ब्लू कलर का होता है जिस पर लाइट आता है, और एक पीछे वाला होता है. तो ऊपर वाले को बोलते हैं फ्रंट और पीछे वाले क्या बोलते हैं? बैक. तो सिंपल सा लैंग्वेज है. तो क्या लिख रहे थे हम लोग? द इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एन साइड आर कलेक्टेड बाय द फ्रंट कॉन्टेक्ट एंड द होल्स रीचिंग पी साइड आर कलेक्टेड बाय बैक कॉन्टेक्ट. फुल स्टॉप. अब देखो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुआ. होल्स कहां चले गए? पी साइड पे. तो वहां होल्स को हम लोग पॉजिटिव से ट्रीट करते हैं, तो वहां पॉजिटिविटी बढ़ गया. और इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए? एन साइड पे. वहां निगेटिविटी क्या हो गया? तो वोल्टेज क्रिएट हो गया. फुल स्टॉप. thus पी साइड बिकम्स पॉजिटिव and n side becomes negative. Thus p side becomes positive and n side becomes negative and gives rise to photovoltage. ये चैप्टर इसलिए बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोग के टाइम तो नहीं पढ़ाया जाता था, क्योंकि ये थ्योरी है. ये बात आपके बुक में लिखा हुआ है और बहुत आसान है समझना. ठीक है, तो आप खुद से भी समझ सकते हैं.
लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि क्योंकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, आपको ये लाइंस ढूंढने ना पड़े। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लाइंस ढूंढ करके आपको दिखा दिया। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम अगर आप देखना चाहें, सर्किट डायग्राम मतलब बेसिक सर्किट डायग्राम। तो ये पी साइड है, ये क्या है एन साइड, और ये वो क्या है डिप्लीशन रीजन। ये क्या है डिप्लीशन रीजन, बीच वाला रीजन। जब यहां लाइट फॉल किया इस सोलर सेल पे तो पी साइड कैसा हो गया पॉजिटिव, एन साइड कैसा हो गया नेगेटिव, और इसके वजह से एक जो एक्सटर्नल लोड होगा उसमें क्या फ्लो कर जाएगा करंट। ठीक है, एक्सटर्नल लोड में करंट फ्लो करेगा। इसका जो ग्राफ है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है एक बार जेईई मेंस में। जेईई मेंस में क्या सवाल पूछा था पता है इस पे, कि अभी जो भी जिसका इसका भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक, अभी आपको एक किसका बताया है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, डायोड का। याद है कैसा था, ऐसे और नीचे में ऐसे। ठीक है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है। और ये कैसे बनाते हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं। सोलर सेल का एक्सपेरिमेंट तो पता नहीं शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करना होगा, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। डायोड वाला एक्सपेरिमेंट आपके क्लास 12 के सिलेबस में भी है। क्लास 12 में एक्सपेरिमेंटल लैब में आपको करना है, जो हम फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे ग्राफ बनाया ना, और रिवर्स बायसिंग में आपके लैब कॉपी में वो करना है। वो आप इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्कूल में, वो करके दिखाते हैं टीचर लोग। कुछ लोग किए हो क्या, कोई नहीं किए हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल करना है लैब में, और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी करना होता है फर्स्ट ईयर में। सोलर सेल वाला पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को करना होता होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं करना होता है। तो इसका ऐसा ग्राफ होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसा होता है। ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं VOC, और इस करंट को बोलते हैं ISC। ये VOC को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या मतलब इसका, कि अगर हम ये लोड ना लगाए, अगर हम ये लोड नहीं लगाए तो भी ये बैटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोई करंट फ्लो करेगा क्या, नहीं। तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज है लेकिन करंट क्या है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, मतलब एक्स होगा वोल्टेज होगा, करंट क्या होगा जीरो। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें कोई वोल्टेज ना हो, जब लाइट नहीं फॉल किया है, ये चार्ज नहीं है बैटरी आपका सोलर सेल, और आपने रेजिस्टर लगा दिया, तो थोड़ा बहुत करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक इसका सोलर सेल का। ये इसके नीचे बना लीजिए और ये ध्यान में रखिएगा। और क्या ये ध्यान में रखता है, समझ गया सोलर सेल क्या होता है पक्का। अगर लिखो LED, LED इसमें तो थोड़ा सर्किट वगैरह भी था, LED में तो खाली थ्योरी ही लिखना है। LED क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। LED तो देखे सब लोग होंगे, या बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। वो एक छोटा वाला बल्ब आता था रेड कलर का या ग्रीन कलर का, देखिए हो छोटा सा होता है, और उसके अंदर दो नॉब ऐसा दिखता है, एक लंबा वायर होता है, एक छोटा वायर होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है जैसा रॉकेट लॉन्च, रॉकेट देखे हो, अरे रॉकेट उड़ाते हैं ना हम लोग, तो उसमें ऐसा ही होता है ना, एक डंडी बड़ी होती है, एक छोटी होती है, इसमें आग लगाते हैं। तो जो एग्जाम में आपके वाइवा में लैब वाइवा में पूछा जाएगा इसमें से कौन सा डायोड है, तो आप ये दिखा के बोल देंगे LED है ये। इसमें पूछेगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, जो लंबा वाला होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला होता है उसको नेगेटिव होता है। और ये कब लाइट इमिट करता है, जब फॉरवर्ड बायस हो। इसको अगर आप बैटरी क्रॉस कनेक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव को देखो पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को, तो ये LED कैसा बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड, जलेगा, ये लाइट निकलेगा इससे। ठीक, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। तो लिखो इसमें LED is a heavily doped
हेविली डोप्ड का क्या मतलब होगा? बहुत ज्यादा इंप्योरिटी इसमें मिलाया जाता है। एलईडी इज अ हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन which under forward bias, so कैसा बायस किए हैं? फॉरवर्ड बायस। सोलर सेल कैसा बायस था? बोलो ना जी, बोलो। कोई बायस नहीं था सर। कहां लगाए थे कोई वोल्टेज? लगाए थे इसमें कोई वोल्टेज? तो सोलर सेल नो बायसिंग। लिख लो यार तुम लोग, नहीं तो सब कंफ्यूज है भाई, मुंह ताक रहे थे मेरा, हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। सोलर सेल में कोई बायसिंग, एलईडी में कैसा बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। क्या लिखे? इट इज हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन which under forward bias emits a spontaneous radiation. Emits a spontaneous radiation. Spontaneous radiation. LED is a heavily doped PN junction which under forward bias emits spontaneous radiation. Emits spontaneous radiation. हो गया? आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो छोटा सा। ऐसा कोई डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, हम बस समझाने के लिए बना दिए। अमन ठीक बा, समझ में आ रहा है? दूसरा प्लैनेट पे ना है, मार्स पे। दिमाग यही है ना? क्या पढ़ा रहे? अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे? पक्का? इससे पहले क्या पढ़ा है? उससे पहले बोलो ना जी। देखो दिमाग उसका दूसरे प्लैनेट पे था। सोलर सेल से पहले क्या पढ़ा है जी? कॉपी पलट के तो बता दे, लिखा है क्या? फिल्टर नहीं पढ़ा है? अच्छा उसी में बना नहीं डायग्राम आप लोग। इसमें एक दो ना फैक्चुअल बात है, वो पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीट और जेईई मेंस का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो कभी ये पूछ सकता है। फैक्चुअल एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिखिए। द कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, लिख लेंगे आप लोग कि मैं स्पेलिंग लिख दूं? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, डी है। द कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, और इसका सिंबल होता है GaAs1 - X PX। अब ये ऐसा सिंबल क्यों होता है? केमिस्ट्री वाले सर से पूछना, ठीक है? शायद कुछ कुछ इंप्योरिटीज की वजह से ऐसा सिंबल होता है। इज यूज्ड फॉर मेकिंग LED of different colors. Is used for making LED of different colors. तो अगर ऐसा वाला ले ले, गैलियम आर्सेनाइड 0.6 और फॉस्फाइड 0.4, तो इसका जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये रेड LED के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? जनरली रेड वाला खूब देखते हैं LED हम लोग, तो रेड LED में इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है? एक पॉइंट लिखो, LEDs find extensive use. LEDs find extensive use in remote controls. तो आपका जो रिमोट होता है उसमें LED होता है, वो इंफ्रारेड LED होता है। रिमोट कंट्रोल्स, कॉमा बगलर अलार्म्स, BURGLAR, बगलर अलार्म्स मतलब चोरी से बचने के लिए जो अलार्म होता है, कॉमा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लाइट के मदद से जब कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एटसेट्रा।
आप वो ऐड एक आता है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है, मैंने तो खूब ऑब्जर्व किया था जब ये खूब आता था। वो इरफान खान है ना, अब तो उसका देहांत हो गया ना। इरफान खान तो जानते, वो इंग्लिश, हाँ हाँ अंग्रेजी मीडियम कुछ वैसा पिक्चर वाला, हाँ पिछले साल शायद उसका देहांत हो गया ना। वो एक ऐड लाता था सिस्का एलईडी वाला, सिस्का एलईडी लाइट ईयर्स अहेड, सुने थे? एलईडी नहीं लगवाया तो पैसे कैसे बचाए। तो ये जो एलईडी होता है, पहले अभी जितना ये ट्यूबलाइट वगैरह लगा हुआ है सब एलईडी है, वो वाला ट्यूबलाइट कन्वेंशनल है, और ये वाला क्या है? एलईडी। हम लोग घर में एलईडी क्यों लगाते हैं? क्योंकि बहुत लो पावर कंजम्पशन होता है। पहले वो येलो वाला बल्ब चलता था पुराने जमाने में, इनकैंडेंस बल्ब कहते थे उसको। वो क्या होता था, बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता था, ज्यादा दिन तक नहीं चलता था। एलईडी लगवाइए और भूल जाइए। वो आजकल सहवाग का एक आया जाता है ना, फिनोलिक्स पाइप, एक बार लगवाइए और हमारा नाम। तो एलईडी भी वैसे बहुत लॉन्ग दिन तक चलता है, बहुत कम वोल्टेज लेता है, बहुत कम पावर देता है, और बहुत जल्दी जल जाता है। आप अगर वो वाला नॉर्मल ट्यूबलाइट देखते होंगे जो पुराने वाला गोल वाला आता था, वो धीरे 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 बुक करके जलता था, तुरंत नहीं जलता था। और एलईडी वगैरह क्या होता है, तुरंत जल जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इग्नाइट होने का टाइम बहुत कम होता है। तो ये एलईडीज का बहुत फायदा है। तो कभी भी पूछा आता है कि एलईडीज क्यों फायदेमंद है बाकी सबके रिस्पेक्ट में, और वो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पॉइंट लिख लो। LEDs have following advantage. LEDs have following advantage over conventional. LEDs have following advantage over conventional incandescent. स्पेलिंग होता है ऐसा, incandescent लो पावर लैंप्स। तो हाइफन देखिए, पहला लिखिए लो पावर लैंप्स, हाइफन देखिए पहला लिखिए लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। कम वोल्टेज में भी चलता है और कम पावर भी चाहिए। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर। सेकंड, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड। यही बोलना था वर्ड मुझे, फास्ट एक्शन होता है, जल्दी इग्नाइट हो जाता है। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, लॉन्ग लाइफ। ये तीन जो रीजन है उसके वजह से एलईडीज का हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग लाइफ। एलईडी एसी में वर्क करते हैं, डीसी में? एसी में, सॉरी डीसी में, एसी बोल रहे हैं, किसमें? डीसी में। देखो ये फॉरवर्ड बायस में खाली काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता है। तो सर अगर एसी क्रॉस लगा दे तो क्या होगा? तो पहले तो दो काम करना पड़ेगा। एसी क्रॉस नॉर्मली नहीं लगा सकते आप, क्योंकि लो वोल्टेज होता है तो फ्यूज हो जाएगा। तो आप वो दिवाली में लाइटनिंग क्यों एलईडी लाइट का क्यों? तो उसके साथ एक ब्लैक कलर का वो देता है जिसको दबाते हो आप, तो वो बेसिकली अडेप्टर होता है। वो क्या होता है, जैसे हम लोग का फोन का चार्जर होता है वो वैसा ही होता है। तो जब आप उसमें लगा दो तो वो क्या करता है, वही फिल्टर करके वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है और डीसी के लायक बना देता है, और फिर इससे फ्लो करवाता है वो, ताकि बल्ब जले। और फ्लो करवाने के लिए बड़ा स्पेशल उसमें यूज होता है। एक होता है कि आप एक नॉब उसका दबाइए तो जलते रहेगा कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंटली वो फॉरवर्ड बायस को करके रखा है। एक ऐसा होता है कि दबाइए तो वो जलेगा, बुझेगा, जलेगा, बुझेगा, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है कि इसको चेंज करते रहता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, इस तरह करके। अब हम लोग तो है नहीं वो लाइट केमिस्ट्री कि उसका स्टडी करें। अगला लिखे, थर्ड लिखिए फोटो डायोड। क्या लिखेंगे हम लोग? फोटो डायोड। फोटो डायोड, हाँ जाओ। अगला लिखिए फोटो डायोड। लिखे फोटो डायोड। देखिए फोटो डायोड जो होता है ये बिल्कुल वैसा ही है जिस लाइट आता है, जैसे उसमें हम लोग पाए थे सोलर सेल में।
सोलर सेल में क्या होता है, लाइट आ रहा था, वो बैटरी सा बिहेव कर रहा था और करंट फ्लो कर रहा था। बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही है, बस एक फर्क है कि वो वहां पे कोई बाइसिंग नहीं था। सोलर सेल में कोई बाइसिंग था? फोटो डायोड में रिवर्स बाइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा बाइसिंग का? तो अभी दो डिवाइस आपको मिलेंगे, दो चीज और पढ़ना, फोटो डायोड और जेनर डायोड। जेनर डायोड भी रिवर्स बायस होता है और फोटो डायोड भी रिवर्स बायस कंडीशन में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब रिवर्स बायस में हम लोग देखे थे कि एक रीजन के बाद जल जाता है, तो उसको बड़ा स्पेशल टाइप से बनाया जाता है। जेनर डायोड तो रिवर्स ब्रेकडाउन में ही काम करता है, तो बड़ा स्पेशल टाइप से इनको बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है वो आपको नहीं जानना है, वही तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ना है। यही तो जिज्ञासा अपने मन में डेवलप करिए, जो उनके मन में डेवलप हो जाए वो आगे चलिए क्या बन जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाओगे। तो फोटो डायोड किसमें काम करता है? रिवर्स बायस में। तो इसमें क्या होता है, एक इस तरह से पी टाइप, जैसा सोलर सेल में था वैसा ही, ये डिप्लीशन रीजन एन टाइप। लाइट फॉल करता है, बस ये पहले से क्या रहता है, रिवर्स बायस रहता है। रिवर्स बायस का मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है और फिर इसमें रजिस्टर होता है। तो आप पूछ सकते हैं सर ऐसा काहे, व्हाई दिस कोला वेरी डी? वो यूज के हिसाब से होता है। आप वो देखियो अपना जो मॉल वगैरह में घुसो तो आप देखेंगे शीशा बंद रहता है, ठीक है, फिर जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो शीशा अपने आप खुल जाता है, गेट जो होता है, ठीक है। या लिफ्ट जो एस्केलेटर वगैरह होता है वो देखिएगा वो बंद रहता है, जैसे ही आप उसके पास जाते हैं वो क्या होने लगता है, चलने लगता है। तो यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, पहले शुरुआत में उस पर लाइट आ रहा था तो सर्किट कंप्लीट था, तो वो बंद करके रखा था, उसको पता था कि इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, बंद करके रखा हुआ है। जैसे ही आप आए तो आपने कुछ लाइट के इंटेंसिटी को क्या कर दिया हो गया, रोक दिया होगा। वो जान करके इस तरह से रखा जाता है जैसे पैर के पास होता है वो, कि जैसे ही आप पैर से उसको दबाए, क्या हुआ बेसिकली, दबाए नहीं मतलब आप उसको दबाना नहीं पड़ रहा है, वो ढक जा रहा है। ढकने से क्या हो गया, उसके पास कम लाइट पहुंचा, कम लाइट पहुंचा तो ये जो सेल है ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है, तो करंट फ्लो होना बंद कर देता है, तो वो चलना शुरू कर दिया। उसको सेंस मिल गया कि करंट चेंज हो गया, तो वो सेंस करके चलना शुरू कर दिया। अब मत सोचना कि यही करंट से वो चलता है, तो सर करंट बंद हो गया तो एस्केलेटर कैसे चलने लगा। वो सेंसर है, उसमें सेंस कर लिया कि करंट कम हुआ, मतलब कोई आ गया है, तो उसको तो जनरेटर चला रहा है, मतलब दूसरा एसी चला रहा है एस्केलेटर को, ये नहीं चला रहा है कि लाइट से इतना छोटा सा ही चल रहा है, उतना हैवी सा एस्केलेटर चल रहा है, वो मत समझना है। फोटो डायोड उसके ऑटोमेशन में काम करता है कि आप आए और वो सेंस कर लिया कि करंट चेंज हुआ और वो एस्केलेटर चलने लगा। फिर कुछ देर बाद जब कोई आदमी नहीं आता है तो कॉन्स्टेंटली लाइट फॉल कर रहा है, कांस्टेंट करंट उसमें फ्लो कर रहा है, तो वो समझ आता है अच्छा कोई आदमी अभी नहीं है, तो वो अपने आप क्या कर लेता है, ऑफ कर लेता है। तो ये सब सेंसर्स में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? सेंसर्स। समझ गए फोटो डायोड क्या होता है? तो लिख लीजिए थोड़ा सा फोटो डायोड के बारे में। अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड that operates under reverse bias condition, that operates under reverse bias condition, and the photo current depends upon the intensity of light. फुल स्टॉप। डायरेक्ट लिख लिए, फुल स्टॉप, पैर चेंज करके it is easier to observe change in current with change in light intensity
if reverse bias is applied, if reverse bias is applied, तो क्यों रिवर्स बायस करके रखते, समझ में आया? क्योंकि रिवर्स बायस में इंटेंसिटी के चेंज होने से करंट में चेंज होना बहुत इजीली मेजर किया जा सकता है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कैसे सर, इसको थोड़ा समझाइए। तो हमने आपसे एक बात कहा था कि रिवर्स बायस कंडीशन में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम होता है। करंट क्या होता है? बहुत कम होता है। और देखिए लाइट आ रहा है, तो लाइट आने से थोड़ी ना बहुत ज्यादा वोल्टेज क्रिएट कर ले रहा होगा, बहुत कम ही वोल्टेज क्रिएट कर रहा होगा। तो इसमें जो करंट भी फ्लो कर रहा होगा लाइट के आने से वो भी बहुत कम ही होगा, वो भी बहुत कम होगा। अगर आप इसे फॉरवर्ड बायस में रखते तो फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है। किसमें होता है? जबकि रिवर्स बायस में करंट किसमें होता है? आप मान लीजिए कि इस सर्किट में बहुत कम करंट मिली एम्पियर में ही फ्लो कर रहा है, तो अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में रखते तो उसमें भी तो मिली एम्पियर में ही फ्लो करता है, तो डिफरेंस किसमें आएगा? मिली एम्पियर में। वो डिफरेंस मेजर कर पाना बहुत क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर शुरू में मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है और आपने इसे रिवर्स बायस में रखा है तो चेंज कितने का होगा? एक मिली एम्पियर में, दूसरा कितने में है? माइक्रो एम्पियर में। चेंज क्या होगा? डिफरेंस बहुत इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको किसमें रखते हैं? रिवर्स बायस में। क्या बात समझ में आया? अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाए आईवी कैरेक्टरिस्टिक, कैसा कैरेक्टरिस्टिक बनाए? तो ये रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में किधर ग्राफ बनाते हैं? इधर में, किधर में? इधर में। तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये अलग अलग इंटेंसिटी के लिए दिखा है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3, और जैसे जैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगा करंट भी ज्यादा होगा। तो नीचे वाले के लिए इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब करंट भी ज्यादा है, और इधर करंट किसमें है? माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर। इसको देखिए और फिर आखिरी एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करें, जेनर डायोड। उसी से न्यूमेरिकल भी बनता है, और कैसे न्यूमेरिकल बनता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आखिरी टॉपिक सेमीकंडक्टर का है, जेनर डायोड, ZENER, जेनर डायोड। कोई वर्ड बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा, जेनर डायोड। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको इन्वेंट किया था, उसका नाम क्या था? जेनर, इसलिए इसको बोलते हैं जेनर डायोड। क्या है ये? ये भी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है डायोड। पहला कि ये हेवीली डोप्ड होता है, पहला बात क्या है ये? दूसरा, इसको जो है इस तरह से बनाया जाता है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में काम करे। किस कंडीशन में? ये रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन क्या होता है? तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। किसी भी डायोड का ये होता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या होता है? इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस कंडीशन को जब ये इस रीजन में काम करता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। इस रीजन का खास बात क्या आप इस ग्राफ से नोटिस करके बता सकते हैं? इस ग्राफ से आपको क्या नोटिस हो रहा है? ग्राफ स्टडी करना है, ग्राफ बस बताना है। क्या कांस्टेंट है? करंट। करंट कहां कांस्टेंट है? करंट तो क्या है? वेरिएबल है। वोल्टेज क्या है? तो यही आपको ऑपरेट ध्यान रखना था कि रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन का क्या बात होता है कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। वोल्टेज रिमेन्स किसके बराबर? VBR के बराबर। उसी को VZ भी बोलते हैं, जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टेज भी। बट करंट वेरीज, बट करंट। तो जेनर डायोड क्या है? एक स्पेशल पर्पस
और वो किसके अंडर काम करता है? अंडर रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, इसमें काम करता है। और क्यों इसमें काम करता है? क्योंकि इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। किसके जैसा काम करते हैं इसको? वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम देते हैं। वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब वोल्टेज को मेंटेन करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को। कैसे अभी हम लोग देखेंगे। जेनर डायोड का सिंबल होता है, उसको ऐसे दिखाते हैं। डायोड तो है नहीं, इसमें इस तरह से Z लिख लगा देते हैं। डायोड के सिंबल के साथ इसमें क्या लगा देते हैं? इस तरह से Z। इसको जेनर डायोड कहते हैं। और इसका एक वोल्टेज होता है, उसको VZ बोलते हैं, जेनर वोल्टेज, जो बेसिकली क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जैसा कैसे काम करता है जरा वो समझिए। मान लीजिए आपके पास एक लोड रेजिस्टर है, आपके पास एक क्या है? और आप चाहते हैं कि इसके क्रॉस मुझे एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिले। आप क्या चाहते हैं कि इसके क्रॉस जो आउटपुट मिले वो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। मान लीजिए 10 वोल्ट। कितना चाहिए आपको? तो आप क्या करिए, इसके पैरेलल में एक जेनर डायोड लगा दीजिए। इसके पैरेलल में क्या लगा दीजिए? जेनर डायोड लगा दीजिए। कितना वोल्टेज का? जितना वोल्टेज आपको इसके क्रॉस चाहिए था। मतलब ये V आउटपुट किसके बराबर होगा? VZ के बराबर। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है और आपको इसके क्रॉस 10 वोल्ट चाहिए, कांस्टेंट हमेशा। तो आप मार्केट में जाइए और मार्केट वाले को बोलिए कि भैया मुझे 10 वोल्ट का जेनर डायोड दे दे। ठीक। वो 10 वोल्ट का जेनर डायोड दे दिया। अच्छा, ये सब ना शायद जेनर डायोड और रेक्टिफायर वाला सर्किट आपको बना बनाया मिलता है दिल्ली मार्केट में अपने यहाँ 300 रुपए में बना बनाया हुआ। ठीक है। और वो आपको सबमिट करना होता है अपने स्कूल में प्रोजेक्ट के तरह होता है ना, करना पड़ेगा तुम लोग को भी। शायद कितने लोग कर लियो? कोई नहीं किया हो? हाँ, करके डेली मार्केट में मिलता है। वो अपने से नहीं बनाते हैं लोग बच्चे, वो डेली मार्केट में बना बनाया मिलता है। 300 और 400 रुपए में खरीद के जमा कर दीजिएगा। खैर एनीवे, देखिए मतलब खरीद के स्कूल में ऐसे ही जमा होता है यार, बना लोगे खुद से। उसका उतना इक्विपमेंट लाते लाते परेशान हो जाओगे। नहीं सर, सब मिलता है। सब मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बना भी सकते हैं वैसे भी। एनीवे, ठीक है। तो जितना वोल्टेज आपको आउटपुट चाहिए उतने वोल्टेज का क्या लेते आइए? जेनर वोल्टेज। ठीक। अब इसको, इस सर्किट को कनेक्ट कर दीजिए। एक ये सीरीज में रेजिस्टर लगा दिए हैं और इसको इनपुट वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट कर दिए। ये है इनपुट वोल्टेज, ये प्लस, ये माइनस, ये V इन है, जो कि फ्लक्चुएटिंग है। कुछ किसी इंस्टेंट पे कुछ भी हो सकता है, किसी इंस्टेंट पे। तो देखिए क्या होगा, यहां से करंट निकलेगा कैपिटल I। ये करंट इस रजिस्टर में फ्लो करेगा, यहां पहुंचेगा। ठीक है। ये करंट यहां पे डिवाइड होगा। यहां पे करंट इधर जाएगा IZ, इधर जाएगा IL लोड में। यही वाला यहां चला गया IL, इधर तो कुछ नहीं जाना है। ठीक है। ये IZ यहां आया, IL यहां आया, मिल करके I। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम किरचॉफ्स करंट लॉ लिख रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ तो वैलिड होता है सब जगह। तो यहां क्या लिख रहा है? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहां पे क्या लिखोगे? कैपिटल I इज इक्वल्स टू क्या होगा? IZ प्लस IL। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो ये डायोड आपको दिख रहा है रिवर्स बायस में है। देखो इसके निगेटिव टर्मिनल से करंट इन कर रहा है और कहां से बाहर निकल रहा है? तो ये तो हुआ ना रिवर्स बायस। देखो ये डायोड का निगेटिव टर्मिनल बैटरी किस टर्मिनल से कनेक्टेड है? पॉजिटिव। तो ये जो डायोड कैसा बायस्ड है? रिवर्स बायस्ड है। और रिवर्स बायस्ड में क्या होगा? जब यहां करंट वेरी करेगा, जब यहां करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो सारा एक्सेस करंट किससे पास करेगा? इसी जेनर डायोड से पास करेगा। और करंट पास होने के बावजूद इसका वोल्टेज चेंज, और दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो आउटपुट वोल्टेज आपको उतना ही मिलेगा। इसको देखो मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा रहे हैं। आप क्या करो, आप इस वाले लूप में केवीएल लिखो। इसको लूप 1 कह रहे हैं और उसमें केवीएल लिखो। केवीएल इन लूप 1। केवीएल तो लिख ही सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखिए। यहां से चलिए, इसमें कोई ड्रॉप नहीं। इसमें कितना ड्रॉप? रजिस्टर में तो ड्रॉप ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, I इंटू R। तो क्या लिखोगे? IL इंटू RL। बोलो। यहां चले, डायोड में हम लोग वो IR नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो जेनर डायोड है ना। कैसा डायोड है?
इसका तो वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस कितना है VZ, और हम लोग करंट की अपोजिट चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, करंट के तो अपोजिट चल रहा है, तो क्या लिखोगे माइनस VZ। ध्यान रखना करंट का डायरेक्शन देखना है, डायोड का टर्मिनल मत देख लेना, तो बैटरी थोड़ी है, करंट का डायरेक्शन देखना। ऐसे गए यहां पहुंच गए, केवीएल लिख लिए, इज इक्वल्स टू, तो IL RL इसी को तो वोल्टेज अक्रॉस लोड कहेंगे ना, वो कितने के बराबर है, IL RL इज इक्वल्स टू क्या है VZ, इसी को तो आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, जो कि क्या मिलेगा कांस्टेंट, ये क्या मिलेगा, क्योंकि VZ क्या है कांस्टेंट है, और RL भी क्या है, RL तो इस लोड का रेजिस्टेंस है, दिस इंप्लाइज IL भी क्या होगा, बोलो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब इसके वोल्टेज को बदलने से करंट तो बदलेगा, लेकिन करंट थ्रू लोड नहीं बदलेगा, करंट थ्रू लोड, तो आप सोचो अगर ये करंट बढ़ जाएगा तो IL तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये बढ़ा हुआ करंट कहां जाएगा IZ में, इस जनरल डायोड से जाएगा, और जनरल डायोड कहता है भैया मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितना भी करंट पास करा लो, करंट के चेंज होने से मेरा वोल्टेज चेंज, क्योंकि मैं तो ब्रेकडाउन में हूं, और ब्रेकडाउन रीजन में जो वोल्टेज होता है वो करंट पे डिपेंड, करंट वेरी करेगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा। इस वाले लूप में भी केवीएल लिख लीजिए, I2 सेकंड लूप में, केवीएल इन लूप 2, केवीएल इन, क्या लिखेंगे यहां से, चलिए क्या लिखोगे, I इंटू RS, I इंटू RS, इसमें क्या लिखोगे VZ प्लस VZ, जो करंट के डायरेक्शन चले, प्लस VZ, इसमें क्या लिखोगे माइनस V इन, यहां नेगेटिव पे पहुंचा ना, बैटरी है नेगेटिव पे, माइनस V इन इज इक्वल्स टू 0। तो ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन था, और ये तीसरा इक्वेशन था। इस पे न्यूमेरिकल से पूछा है, आपको ये सर्किट ध्यान में रखना है, इसमें कुछ वैल्यूज दे करके कुछ वैल्यूज पूछेगा, जैसे इसमें एक एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बिल्कुल वैसा ही सवाल जेईई मेंस में पूछा भी गया है, मैं एग्जांपल बोल दे रहा हूं खाली। क्वेश्चन है कि इन अ जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अ जेनर डायोड विथ VZ is equals to 6 volt is used for regulation। तो क्या दिया हुआ है VZ कितना दिया हुआ है 6 volt। The load current is to be 4 milliampere, लोड करंट दिया हुआ है IL कितना दिया हुआ है 4 milliampere, और अगर जनरल करंट पूछे तो उसमें लिखा हुआ है कि आप जनरल करंट को 4 गुना मान लीजिए, सॉरी 5 गुना मानने का है, सॉरी 5 टाइम्स, कितना मानने का है 5 टाइम्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं लिखा, बाद में आंसर सॉल्यूशन में लिखा है इसको। लोड करंट कितना लेना है 4 मिलीएम्पियर, और जनरल करंट उसका 5 गुना लेना है, तो ये 4 है तो ये कितना हो गया 20, तो कैपिटल आई निकल गया कि नहीं निकल गया इस वाले इक्वेशन से, बोलो कैपिटल आई विनो बना। कह रहा है कि आगे कह रहा है कि अनरेगुलेटेड इनपुट जो है वो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है किसी इंस्टेंट पे, ये 10 वोल्ट भाई, ये तो अनरेगुलेटेड है, चेंज कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 10 वोल्ट मतलब कब किसी इंस्टेंट पे, अगर किसी इंस्टेंट पे ये 10 वोल्ट है और उस इंस्टेंट पे ये सब डेटा दिया हुआ है कि IL 4 मिली एम्पियर है, ये कितना है बोलो ना जी 5 गुना, तो 20 हो गया, तो I हो जाएगा 24 मिली एम्पियर। V in भी पता है हम लोग को, तो इस वाले इक्वेशन में क्या क्या पता है, V in पता है कि नहीं पता है 10, VZ 6 और ये 24, तो पूछा बताइए ये सीरीज रजिस्टर कितने का हो, उस वाले से नहीं निकल जाएगा, बुझे बोलो ना जी, समझ में आया, यही क्या था डायोड एंड सेमीकंडक्टर। वक्त आगे कहने का कि इसी श्री रेवा खंडे डायोड एंड सेमीकंडक्टर समाप्त। इसके बाद एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर भी है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रणव सर उसको बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो वो इसको पूरा डिटेल में 4, 6.5, 4, 5, 6 घंटा में खूब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आप लोग को 2 काम करना पड़ेगा, पहले उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ऐसा पढ़ाइए सर, और दूसरा अपने अंदर वो जिगरा रखना पड़ेगा कि आप उतना इन डेप्थ स्टडी कर सकें, ठीक है। तो वैसा अगर रख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।